ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में टचलेस टच सेंसर प्रौद्योगिकी का विकास किस बीमारी को रोकने में कारगर हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्जाइमर, बी मंकी फीवर, सी कोरोना वायरस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी यानी कोरोना वायरस। भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक टच कम प्रॉक्सिमिटी सेंसर अर्थात स्पर्श सह सामीप्य संवेदक विकसित करने के लिए प्रिंटिंग तकनीक के जरिए एक किफ़ायती समाधान प्रदान किया है, जिसे टचलेस टच सेंसर कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी ने हमारी जीवन शैली को महामारी परिदृश्यों के अनुकूल बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। कामकाज स्वाभाविक रूप से वायरस फैलने के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों से प्रेरित हो गया है, खासतौर से सार्वजनिक स्थलों पर जहां सेल्फ सर्विस कियोस्क, एटीएम और वेंडिंग मशीनों पर टच स्क्रीन लगभग अपरिहार्य हो गए हैं। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के स्वायत्त संस्थानों के नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्रिंटिंग एडेड पैटर्न लगभग 300 माइक्रोन का रिजोल्यूशन वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड के उत्पादन के लिए एक अर्ध स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है, जिसमें उन्नत टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने की क्षमता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से वानिकी पहलों यानी फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स के माध्यम से कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल ही में जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 प्रमुख नदियां, बी 13 प्रमुख नदियां, सी 16 प्रमुख नदियां या फिर डी 20 प्रमुख नदियां। इसका उत्तर है बी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से वानिकी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इन 13 नदियों के लिए डीपीआर जारी किए गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी यह फंडेड है और इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। नदी पारिस्थितिकी यानी जो रिवर इकोसिस्टम है, उसके सिकुड़ने और उसके क्षरण के कारण ताजा पानी के संसाधनों के घटने से बढ़ता जल संकट, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी बाधा है। 13 नदियां सामूहिक रूप से 18,90,110 वर्ग किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती हैं यानी कवर करती हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहित 13 नदियों की लंबाई 42,830 किलोमीटर है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी मातृत्व मृत्यु दर के बारे में जारी किए गए विशेष बुलेटिन के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात यानी एमएमआर में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 अंकों की, बी 8 अंकों की, सी 10 अंकों की या फिर डी 12 अंकों की। इसका उत्तर है सी। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी एमएमआर के बारे में जारी किए गए विशेष बुलेटिन के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एमएमआर जो 2016 से 18 में 113 था, वह 2017-19 में घटकर 103 हो गया है, जो 8.8% की गिरावट को दर्शाता है और अभी वर्तमान में इसमें 10 अंकों की गिरावट हो गई है। इस विशेष बुलेटिन में बताया गया है कि भारत 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म के मातृ मृत्यु अनुपात के एसडीजी लक्ष्य को अर्जित करने के मार्ग पर अग्रसर है। केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई रिपोर्ट में 15% से अधिक की उल्लेखनीय कमी बताई गई है और इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हुई है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में कौन सा जहाज ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, बी डीबी एपीजे अब्दुल कलाम,
सी डीबी कल्पना चावला या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है ए। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उस वक्त एक उपलब्धि हासिल की है जब एमवी रामप्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 90 मीटर लंबा बेड़ा, 26 मीटर चौड़ा और 2.1 मीटर गहरा है। इसके साथ ही इसने गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद कोलकाता में हल्दिया गोदी से भारी माल ढुलाई के महत्वाकांक्षी परीक्षण को 15 मार्च को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 76वां संशोधन, बी 82वां संशोधन, सी 89वां संशोधन या फिर डी 91वां संशोधन। इसका उत्तर है सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन विषय पर 15 मार्च से 16 मार्च 2022 तक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में चुनौतियों को सामने लाना और इन क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत बनाने हेतु जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन पर विमर्श करना है। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़कर की गई थी। इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी 2004 से 2 अलग अलग आयोगों यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभक्त किया गया था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले एमसीक्यू के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।